Assalamu alaikum, dear students. Today, our second class of pharmacology. The topic of today class is anesthetic agent. Anesthetic agent. What is general anesthesia? General anesthesia actually a condition है, एक state है जिसमें जो हमारा nervous system है, जो central nervous system है, वो depression में चला जाता है और डिप्रेशन का मतलब ये है कि ड्यू टू एनी लॉस ऑफ रिस्पॉन्स कोई भी रिस्पॉन्स उस पर है तो वो डिप्रेस हो जाता है और परसेप्शन टू दी एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नॉर्मली जनरल एनेस्थीसिया में क्या क्या होता है? फॉर एग्जांपल, फॉर पेशेंट अंडरगोज सर्जिकल एंड मेडिकल प्रोसीजर, कोई भी पेशेंट जिसकी सर्जरी होनी है या कोई भी मेडिकल प्रोसीजर में जाता है तो उस कंडीशन में हम एनेस्थीसिया देते हैं या एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड होती है। एक्चुअली एनेस्थीसिया करता क्या है? एनेस्थीसिया हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेडेशन एंड रिडक्शन ऑफ एंजाइटी करवाता है। इट्स मीन एनेस्थीसिया हमारे पास सबसे पहले कॉज करवाता है या इंड्यूस करवाता है स्लीप या कामनेस इफेक्ट करवाता है। उसके साथ जो एंजाइटी होती है पेशेंट के उसको रिड्यूस करता है या एंजाइटी पेशेंट की एंजाइटी को कम करता है। सेकेंड, lack of awareness and amnesia. It cause the loss of consciousness. ये जो पेशेंट का कॉन्शियसनेस होता है उसको लॉस कर देता है और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद skeletal muscle relaxation, it causes skeletal muscle relaxation और हमारे पास कुछ डिप्रेशन करवा देता है, जो डिजायरेबल रिफ्लेक्सेस है उनके डिप्रेशन करवा देता है या इनके सप्रेशन करवाता है। ओके जी, एट द एंड हमारे पास एनाल्जेसिया अचीव होता है। मीन वो कंडीशन अचीव होती है जिसमें पेशेंट पेन भी फील नहीं करता। ओके, अगर हम एनेस्थीसिया की बेनिफिट्स को डिफाइन करें तो सबसे पहले कामनेस, it produce calmness, reduce anxiety, then loss of consciousness. उसके बाद हमारे पास skeletal muscle relaxation and suppression of some of reflexes, and then analgesia, the free of pain, condition of free of pain. Because no single agent can provide all these benefits, several drugs are used in the combination to produce optimal anesthesia. ये सारे जो हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं, ये सारे जो हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है, ये किसी एक ड्रग के रिजल्ट्स में नहीं आते, बल्कि इन सब को अचीव करने के लिए ये जो एनेस्थीसिया के बेनिफिट लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ड्रग की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अगर हम एनेस्थेटिक एजेंट को क्लासिफाई कर लें तो एनेस्थेटिक एजेंट हमारे पास फर्स्ट क्लासिफाई होता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ओके, सम आर द प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। उसके बाद हमारे पास होता है जनरल एनेस्थेटिक, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है इनहेल्ड और जनरल का दूसरा ही पार्ट हमारे पास है दैट इज इंट्रावेनस। उसके अलावा हमारे पास होते हैं लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक्स। ओके, अच्छा जी, प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स हमारे पास सबसे पहले इसमें आता है सबसे पहले जो ड्रग आती है, ये जो मेडिकेशन यूज होती है दैट इज एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। उसके बाद हमारे पास एंटीहिस्टामिन, बार्बिटरेट, बेंजोडाइजेपिन, उसके बाद मसल रिलैक्सेंट एंड ओपियोइड्स। ये क्या है? दैट इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अब हम स्टडी करेंगे कि जो एनेस्थेटिक एजेंट है जिसको सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स है, डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स है, जिससे हमारे पास प्री एनेस्थेटिक कंडीशन अचीव होती है। ये वो मेडिकेशन है, ये एक क्लास नहीं है, डिफरेंट क्लास है, जिसकी वजह से हम पहले दी जाती है। अब हम इसमें फर्दर स्टडी करेंगे कि व्हाट इज प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स। ओके,
अच्छा जी, नॉर्मली एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट को दो में डिवाइड किया जाता है, जनरलाइज्ड एनेस्थेटिक्स एंड लोकल एनेस्थेटिक। जनरलाइज्ड एनेस्थेटिक में हमारे पास वो होता है जिसमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस होते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, पेशेंट फील लॉस लॉस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट रहता है और लॉस ऑफ पेन होता है। जबकि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट में हमारे पास पेशेंट में दो कंडीशंस होती है, जैसे वो पेन नहीं फील करता, उसके रिफ्लेक्सेस लॉस होते हैं टेम्पररी या लोकली, लेकिन पेशेंट जो है वो स्टिल कॉन्शियस रहता है और अनकॉन्शियस कंडीशन नहीं होती, पेशेंट सेंसेस में होता है। वेयर इन द जनरल एनेस्थेटिक कंडीशन पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। ये इसका एक आप कह लें कि एक्स्ट्रा जो एक इफेक्ट है, इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक के अलावा यही है। ओके जी, अब हम बात करेंगे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। अब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है क्या? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन नॉर्मली हम लोग इसलिए दिए देते हैं ताकि पेशेंट को हम काम कर सकें। उसके बाद उसका जो पेन है वो किसी जिस फॉर एग्जांपल अ पेशेंट गोइंग फॉर द सर्जरी, उसके पेन को और उसको प्रोटेक्ट करते हैं अनडिजायरेबल एनेस्थेटिक जो सर्जिकल प्रोसीजर है उनमें से जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, रिलीव करते हैं इसका पेन। ठीक है, और अनडिजायर्ड इफेक्ट से ड्यूरिंग जो एनेस्थेटिक एजेंट है जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसको हम अवॉइड करते हैं। अच्छा जी, अब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हमारे पास सबसे पहले हम जैसे देते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है स्टमक की एसिडिटी को। ओके, H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर लाइक पेमेटाडीन रिड्यूस कर देता है एसिडिक जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है उसको रिड्यूस करता है। ओके, उसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक लाइक ग्लाइकोपाइरोलाइड प्रिवेंट करता है ब्रेडिकार्डिया को और सेक्रेशन ऑफ फ्लूइड को। ये प्रिवेंट करता है हार्ट रेट को, डिक्रीज हार्ट रेट को, या जो जो हार्ट रेट एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है और सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड की सिक्रेशन को जो है प्रिवेंट करता है। एंटी एमेटिक्स लाइक अंडरस्टैंड हम इसलिए देते हैं कि ये नॉर्मली जो स्टमक की कंटेंट है, ये पोस्ट सर्जिकल नोजिया वॉमिटिंग जो हमारे पास एक्सपीरियंस होता है उसको अवॉइड किया जाता है ताकि वो ये उसको अवॉइड करे या उसको खत्म करता है। ओके, इसमें एक और क्लास ऑफ ड्रग है दैट इज एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन लाइक जो हमारे पास है डायफेनहाइड्रामिन, वो प्रिवेंट करता है कोई भी एलर्जिक रिएक्शन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उसको अवॉइड करता है या उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद हमारे पास बेंजोडाइजेपिन्स है। बेंजोडाइजेपिन्स लाइक डायजेपाम रिलीव करता है एंजाइटी को। बिफोर सर्जरी पेशेंट को डिफरेंट एंजाइटी होती है और जिसकी वजह से पेशेंट किसी भी ऐसी साइकोलॉजिकल उसमें जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये बेंजोडाइजेपिन देते हैं ताकि पेशेंट में कामनेस और ये जो उसकी एंजाइटी है वो खत्म हो सके। ओपियोइड्स, हम ओपियोइड्स भी देते हैं। ओपियोइड्स लाइक फेंटनाइल। फेंटनाइल नॉर्मली हम जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एनाल्जेसिया इफेक्ट आए। एनेस्थेटिक एजेंट का एनाल्जेसिक इफेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये है कि एट द एंड उसका जो पेन होता है वो हमारे पास ऑपियोइड लाइक ड्रग से जो है या ऑपियोइड एनाल्जेसिक है उससे अचीव होता है। उसके साथ हम देते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो फैसिलिटेट करते हैं और रिलैक्सेशन करवाता है। ओके जी, हमारे पास एक क्लास और होती है दैट इज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हमारे पास नॉर्मली क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है इंट्यूबेशन ऑफ द ट्रैकिया एंड suppress the muscle tone to the degree required for surgery। ये ट्रैकिया की जो मसल टोन है उसको सप्रेस करता है। ठीक है, और नॉर्मली हम इसमें जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है, पेनिकुलिन देते हैं, सक्सिनाइल कोलिन, ये दो ड्रग्स है जो कॉमन है। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि पेशेंट फैक्टर सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। द पेशेंट फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया।
कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हम एक पेशेंट के लिए एनेस्थेटिक एजेंट या एनेस्थीसिया सेलेक्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो मेन जो फैक्टर्स है उसमें है स्टेटस ऑफ ऑर्गन सिस्टम। पेशेंट का जो स्टेटस है, उसके जो ऑर्गन सिस्टम है, उसको उसको नजर किया जाता है या नजर में रखा जाता है। उसके बाद कॉन्कॉमिडेंट यूज ऑफ अ ड्रग, दो चीजों को, एक हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है, दूसरा कि वो क्या कौन सी ड्रग यूज कर रहा है। ओके जी। सबसे पहले हमारे पास जो इस सिस्टम में आता है वो आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नॉर्मली जो एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं सप्रेस करते हैं कार्डियोवास्कुलर फंक्शन डिफरेंट डिग्रीज पे, डिफरेंट तरीके से। इसकी कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली इन कॉर्नरी हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, डिसरिथमिया, valvular disease and some other cardiovascular disease. समटाइम जो पेशेंट हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हाइपरटेंशन डेवलप करता है, और पेशेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया कंडीशन में हाइपरटेंशन या रिड्यूस उसका ब्लड प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वो रिड्यूस परफ्यूजन हो जाता है या ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट के मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो कुछ पेशेंट जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वेज़ोएक्टिव एजेंट के साथ, वो भी नेसेसरी है। जैसे सब कुछ हमारे पास एनेस्थेटिक एजेंट है, जैसे हैलोथेन है, जो कि सैनिटाइज कर देता है हार्ट की रिदमसिटी को, या हार्ट के जो आप कह लें कि हार्ट बीट को ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। तो हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि जो एनेस्थेटिक एजेंट है, इनका इफेक्ट होता है हार्ट के ऊपर। जैसे हमारे पास कॉर्नरी हार्ट डिजीज वाले पेशेंट है, हार्ट फेलियर वाला है, डिसरिथमिया वाला है, और हाइपरटेंशन वाला है। तो हमें देखना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू बी एनेस्थेटिक टू सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, हम ये पेशेंट के इस प्रोफाइल को चेक करेंगे। ठीक जी। दूसरा हमारे पास सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, रिस्पायरेटरी फंक्शन मस्ट बी कंसीडर फॉर ऑल द एनेस्थेटिक्स। ये वाला सिस्टम मोस्टली सारे एनेस्थेटिक एजेंट में देखे जाता है, स्पेशली एस्थमा एंड जो वेंटिलेशन और परफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज होती है, उनको हमारे पास कॉम्प्लिकेट कंट्रोल चाहिए होता है इनहेलेशन में या एनेस्थेटिक में। Especially inhale agent depress the respiration but also act as a bronchodilator. जो जो एक टाइप है हमारे पास एनेस्थेटिक की जो कि इनहेल है, वो क्या करता है, वो हमारे पास सप्रेस कर रहा होता है या डिप्रेस कर रहा होता है रिस्पायरेशन को, बट इट एक्ट एज अ ब्रोंकोडायलेटर। आईवी एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं वो, और ओपियोइड हमारे पास, वो भी क्या करते हैं, वो भी रिस्पायरेशन को सप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आता है लीवर एंड किडनी। द लीवर एंड किडनी इन्फ्लुएंस लॉन्ग टाइम डिस्टेंस डिस्टर्बेंस एंड क्लियरेंस ऑफ द ड्रग। हमें पता है कि दोनों ऑर्गन जो है ये ड्रग की क्लियरेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उसके क्लियरेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक कंपाउंड बनते हैं, जो ड्रग के टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, वो इन दोनों के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं, और इनके हेल्प के थ्रू उसकी मेटाबॉलिज्म होती है और उसकी एक्सक्रीशन होती है। ओके जी। नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं, जैसे एपिलेप्सी है, मार्सेनिया ग्रेविस है, और न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, जिसमें जो एनेस्थेटिक के सिलेक्शन पे बहुत इफेक्ट करता है। अगर कोई पेशेंट एनेस्थेटिक एपिलेप्टिक पेशेंट है, मार्सेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, या उसको कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, तो हमें बिफोर गोइंग टू सेलेक्ट एनेस्थेटिक एजेंट फॉर दैट पेशेंट, हम उसकी कंसिडरेशन ज़रूर करेंगे। ओके जी। जो नेक्स्ट अलार्मिंग कंडीशन होती है, ये जो नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन होती है,
that is one of the important condition, that is pregnancy. जी in pregnancy, during pregnancy, if there is a requirement of any surgical procedure, so we select a proper anesthetic agent for that patient, for that woman, for that pregnant woman. Normally, precaution should be observed, the anesthetic and adjuvant therapy administered during pregnancy. Okay, okay जी. Normally हम अगर pregnant woman है तो benzodiazepine should not be given to labor during labor because the resultant temporary alteration of the thermoglobulation in the newborn. न्यूबॉर्न के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, तो मोस्टली हम अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो हम बेंजो जो हमारे पास सिलेक्शन है तो उसमें बेंजोडाइजेपिन हम नहीं देते. ओके जी. कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ अ ड्रग. कॉन्कोमिटेंट यूज ऑफ अ ड्रग में हमारे पास दो फैक्टर है, मल्टीपल एड्रेनेट एजेंट एंड नॉन एनेस्थेटिक ड्रग्स. ओके जी. नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारे पास मल्टीपल एजेंट क्या है, तो मल्टीपल एजेंट the multiple agent are the administered the pre-anesthetic administered as a pre-anesthesia. These agents facilitate the induction of anesthesia and lower the need of dose of anesthesia. जब हम बहुत सारे, जैसे हमने प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की बात की कि डिफरेंट मल्टीपल क्लास ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी इंडक्शन एनेस्थीसिया की इंडक्शन जो है वो फैसिलिटेट या एनहांस होती है, और जिसकी वजह से हमें ज़्यादा डोज रिक्वायर्ड नहीं होती कोई भी एनेस्थेटिक एजेंट की, तो हमें प्री एनेस्थेटिक एजेंट देना पड़ता है. They may enhance the adverse effect of anesthesia like hypoventilation. Concomitant use of additional non-anesthetic agent जैसे हम combinedly और भी कुछ drugs देते हैं, जैसे opioids देते हैं, but sometimes the opioid abuser may intolerance to the opioid. कुछ लोग जैसे वो कंटिन्यूस ले रहे होते हैं मॉर्फिन, कोकेन, कोडेन, दे हैव द इंटॉलरेंस, और ये कह सकते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो चुकी होती है अबाउट द ऑपियोइड एनाल्जेसिक, तो उसमें एडिशनली जो है हमें देना पड़ता है. ओके जी. नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया. नॉर्मली हमारे पास एनेस्थीसिया के स्टेजेस क्या है? एनेस्थीसिया के हमारे पास 3 स्टेजेस हैं नॉर्मल. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन, मेंटेनेंस एंड रिकवरी. Induction, a period of a time from the onset of administration of a potent anesthetic to develop the effect surgical anesthesia in a patient. Induction normally a time period है जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं और वो पोटेंट इफेक्ट जो है हमारे पास देते हैं सर्जिकल एनेस्थीसिया इन अ पेशेंट को. मतलब वो टाइम जिसमें हमने एनेस्थेटिक एजेंट दिया या एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर किया और जिसके बाद वो ड्रग का इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, वो होता है इंडक्शन. ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस एनेस्थेटिक एजेंट की कंसंट्रेशन पे कि वो ड्रग, जो मेडिसिन जो हम दे रहे हैं, जो ड्रग दे रहे हैं, जो एनेस्थेटिक एजेंट दे रहे हैं, वो कितना कंसंट्रेटेड है और कितना पोटेंट है. ओके जी. हमारे पास फर्स्ट इंडक्शन हुई, इंडक्शन के बाद हम पहले इंड्यूस हुआ, इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, एनेस्थीसिया अचीव हो गया. अब उस एनेस्थीसिया को अचीव करने के बाद उसको मेंटेन करना है, तो उस स्टेज को या उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेंटेनेंस. मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया प्रोवाइडिंग सस्टेन सर्जिकल एनेस्थीसिया. मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया में हमारे पास नॉर्मली कैलकुलेशन ऑफ द टाइम ऑफ सर्जरी होती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्जरी 2 घंटे की है, 2 आवर्स की है, तो वो कितने टाइम तक वो रहेगी, उसकी कैलकुलेशन हम मेंटेनेंस
पे करते हैं या एनेस्थीसिया मेंटेनेंस है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है रिकवरी। एट द टाइम फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया until the consciousness and the protective physiological reflexes are regained। रिकवरी हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है जिसमें पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया स्टॉप कर दिया जाता है या डिसकंटिन्यू किया जाता है और पेशेंट दोबारा से कॉन्शियस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस है वो दोबारा से रिटेन होना स्टार्ट हो जाते हैं या दोबारा से वो वॉक करना स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम में हम बोलते हैं पेशेंट रिकवरी या हम इसको रिकवरी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो ड्रग है जो एनेस्थेटिक एजेंट है वो ब्रेन से किस तरीके से हमारे पास कितना कितना टाइम ले रहा है रिमूव होने में। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया has been divided into four stages. Each stage is characterized by increased the CNS depression, which is caused by accumulation of anesthesia during pain. Okay जी। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया हमारे पास नॉर्मली करेक्टराइज किया गया है या डिवाइड किया गया है 4 स्टेजेस पे। ओके। स्टेज 1 जिसमें एनाल्जेसिया होता है, स्टेज 2 जिसमें एक्साइटमेंट होती है, स्टेज 3 जिसमें सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है और स्टेज 4 जो मिडुलरी पैरालिसिस होती है, मिडुलरी पैरालिसिस। ओके जी। अब डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है कि वो जो स्टेजेस है वो कितना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहा है और एनेस्थीसिया एक्यूमुलेट एनेस्थेटिक एजेंट ड्रग जो है वो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके जी। स्टेज 1 में हमारे पास क्या होता है? स्टेज 1 में हमारे पास एनाल्जेसिया होता है। एनाल्जेसिया का मतलब ये है लॉस ऑफ पेन सेंसेशन जो कि रिजल्ट होता है with the interference of sensory transmission। ओके। जो लॉस होता है सेंसेशन, जो पेन सेंसेशन है उसका लॉस हो जाता है या उस सेंसेशन को पेशेंट के सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, पेन सेंसेशन। द पेशेंट इज कॉन्शियस एंड कन्वर्जनल। पेशेंट स्टिल जो है वो कॉन्शियस रहता है, सही है। एमनीजिया एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ पेन अकर एज स्टेज 2 इज अचीव्ड या आप कह लें कि अप्रोच। जब हमारे पास एमनीजिया एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ अ पेन, पेशेंट की जो पेन अवेयरनेस है वो रिड्यूस हो जाए या एमनीजिया अचीव होना स्टार्ट हो जाए तो पेशेंट स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने लगता है और स्टेज 1 हमारे पास एनाल्जेसिया है एंड स्टेज 2 इज द एक्साइटमेंट। अब स्टेज 2 में क्या होता है? पेशेंट एक्सपीरियंस डिलीरियम एंड पॉसिबली वायलेंट कॉम्बेटिव बिहेवियर। पेशेंट जो है वो थोड़ा वायलेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ये पेशेंट स्टेज 2 में हाइपर हो जाता है। ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? देयर इज अ राइज इन इरेगुलर इन ब्लड प्रेशर। जो स्टेज 2 जो एक्साइटमेंट स्टेज है उसमें ब्लड प्रेशर इरेगुलर हो जाता है। द रेस्पिरेटरी रेट इज आल्सो इंक्रीज। टू अवॉइड दिस स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, short acting barbiturates such as carfentanil is given intravenous before inhalation inhalation anesthesia is administered। ओके जी। इस स्टेज को थोड़ा सप्रेस करने के लिए, इस पेशेंट की एक्साइटमेंट सप्रेस करने के लिए, वो एक्साइटमेंट हमारे पास किस फॉर्म में होती है? इरेगुलर ब्लड प्रेशर में होती है, वो इंक्रीज हार्ट एक्सपायरेटरी रेट में होती है। उसको हम सप्रेस करने के लिए हम जो बार्बिटुरेट दिए जाते हैं वो टायोपेंटाल है। टायोपेंटाल दिए जाते हैं इंट्रावेनस। जो जो हम इनहेलेशन जो आप कह लें कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया दिया जाता है उससे पहले इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि पेशेंट जो है वो उसका जो एक्साइटमेंट स्टेज है वो रिड्यूस हो सके। ओके जी। एक्साइटमेंट स्टेज के बाद हमारे पास जो स्टेज 3 है दैट इज सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया में क्या होता है? रेगुलर रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन एबनॉर्मल हो रही होती है स्टेज 2 में अब वो रेगुलराइज हो जाती है
एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, और जो ट्रैकियल स्केलेटल मसल्स है वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस स्टेज में हमारे पास जो आई रिफ्लेक्सेस है वो डिक्रीज हो जाती है, और until the eye movement increases the pupil is fixed. सर्जरी में प्रोड्यूस नॉर्मली जो स्टेज 3 होता है उसको हम सर्जिकल एनेस्थीसिया इसलिए बोलते हैं कि जो सर्जरी होती है वो इसी स्टेज में होती है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल होती है, उसका स्केलेटल मसल्स की रिलैक्सेशन होती है, आई रिफ्लेक्सेस बहुत कम होते हैं, और इजीली जो प्रोसीजर ऑफ सर्जरी होती है वो इसमें परफॉर्म हो जाती है। स्टेज 4, देन स्टेज 4 medullary paralysis. Medullary paralysis में severe depression of the respiratory and vasomotor system during this stage. यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, severe depression होता है of respiratory system and vasomotor center की होते हैं। तो ये death can rapidly ensure unless the measure are taken to maintain the circulation and respiration. अगर इस स्टेज को, इस मेडुलरी पैरालिसिस को कंट्रोल ना किया गया तो पेशेंट की एक्सपायरी, नॉर्मली पेशेंट एक्सपायर्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी जो रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है और उसकी रिस्पायरेशन जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है। ओके क्लास, ये था हमारे पास टॉपिक एनेस्थेटिक एजेंट, कि हमारे पास एनेस्थेटिक एजेंट क्या है, एनेस्थीसिया क्या है, एनेस्थीसिया कैसे होता है, एनेस्थीसिया के स्टेजेस क्या है, और, और एनेस्थीसिया कैसे अचीव होता है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट द एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एजेंट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पर्टिकुलर स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया। ओके, थैंक यू क्लास।